नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज की सबसे चर्चित खबर राजस्थान से है, जहां बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा का वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सेल की हेड सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करके सियासत में हलचल मचाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक वायरल वीडियो है या फिर एसआईआर की इस प्रक्रिया ने बीएलओ को या बीएलओ के लिए बवाले जान बना दिया है? क्या उनकी जान पर बनाई है? क्या बीएलओ अब सिर्फ कागजों के रक्षक हैं या राजनीतिक रणभूमि के नए मोहरे भी? और मतदाता जो अपने नाम कटने की शिकायत देकर दर बदर है, उन्हें जवाब कौन देगा? क्या एसआईआर की यह खींचतान लोकतंत्र के लिए खतरा है या सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा? आज बात करेंगे कि क्या बीएलओ का काम अब सिस्टम की गलती बन गया है या फिर राजनीतिक बयानबाजी में ये सिर्फ नया हथियार है। क्या बीएलओ को बलि का बकरा बनाकर सियासी दल अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं, और खासतौर पर सत्ताधारी दल, जहां जिस राज्य में जिस दल की सत्ता है, जिसका मन कर रहा है वो नाम कटवा दे रहा है, जिसका मन कर रहा है वो नाम जुड़वा दे रहा है। दबाव में बीएलओ हैं जो हताश हैं, परेशान हैं। आखिर उनकी परेशानी को कौन देखेगा? दर्जन भर से अधिक बीएलओ राजस्थान में, इसके अलावा तमाम उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्यों, तमाम इस तरह की खबरें आई कि बीएलओ दबाव में है, तनाव में है, आत्महत्या कर रहे हैं, हड़बड़ी में, एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो आज मंथन में हम सवाल उठाएंगे, जवाब ढूंढेंगे और सच सामने लाएंगे कि एसआईआर बना बीएलओ की बवाले जान। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, परिस्थिति है। बीएलओ को लेकर चारों तरफ हल्ला है, बवाल है, और बीएलओ अपनी मजबूरी बता रहा है। बीएलओ किन स्थितियों में काम कर रहा है। कोई उन्हें धमका रहा है, कोई कह रहा है 400 बढ़ा दो, कहीं कुछ कर दो, कहीं अजीब सी स्थिति है। और ये जो राजस्थान के बीएलओ हैं, शर्मा जी, जिनका ये ऑडियो वीडियो दोनों वायरल है, इस वीडियो में शर्मा जी कह रहे हैं, बाल मुकुंदाचार्य जो जयपुर सिटी से विधायक हैं, उनके बीच और ये शर्मा जी के बीच बहस हो रही है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बीएलओ कहते हैं बाल मुकुंदाचार्य से कि जीतना तो है, आप भी जीत जाओगे और महाराज जी जीत जाएंगे। पूरी बस्ती को ही हटा दें क्या? कोई 50 नाम रख लेते हैं, पूरी बस्ती को हटा देते हैं, फिर आप अपन जीत जाएंगे। मैं कलेक्टर और एसडीएम के पास चला जाता हूं, वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, मैडम के सामने हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। कोई और बीएलओ यहां पर हटाएगा नाम, यह ब्राह्मण हटा दें तो यह मास्टर ब्राह्मण की औलाद नहीं, खुद के लिए कह रहे हैं। अगर मैं इन नाम को हटा दूं तो अपने पिता की औलाद नहीं। यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ लोग इकट्ठे हैं, मैडम को वहीं जाकर बात करते हैं सारी, वहीं धरने पर बैठता हूँ, वहीं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं करवाता हूँ, पंगे खड़े देखना। अभी आप मर्डर करवा दोगे मेरा, सब मिलकर। मैडम के ऑफिस जाता हूँ, ये जो लोग हैं गाड़ी भर के, इनको भी लेकर जाता हूँ, जिनके वोट कटे हैं, जिनकी वोट काटने की बात हो रही, पूरी जनता को लेकर जाता हूं। मिनी बसों का पैसा मैं दूंगा। आज कह रहे हो शिफ्ट हो गए, जबकि यहाँ लोग मौजूद हैं। कहाँ शिफ्ट हो गए? पाकिस्तान गए, बांग्लादेश गए या चीन चले गए? यह फर्जी हैं तो सरकार ने पहचान पत्र क्यों बना दिए? उनके पास आधार कार्ड है, मकान का पट्टा है, ये जिंदा हैं, मकान है इनके पास। एसडीएम मैडम को कर एक टीम लगवा दो 20 लोगों की, 4-5 तो पुलिस वाले लगवा दो। आपकी सरकार है इस समय, मैं भी लग जाऊंगा, एक एक करके दस्तावेज, आधार कार्ड जांच लेंगे। मैं गलत हूं तो मुझे सस्पेंड करो, कह दो एक नाम से 20-20 हज़ार लेता है।
और फिर नाम जोड़ता है, यह कहकर मुझे सस्पेंड करवाओ और 20 आदमियों की टीम लगवाकर जांच करवाओ। मैं बिखर गया। मैं बिखरने के बाद अपने पिताजी का भी नहीं हूं। अब कलेक्टर साहब के सामने ही मरूंगा, वहीं पर धरने पर बैठूंगा, मैडम के सामने लिस्ट लेकर बैठूंगा। मैं उन बस्ती वालों को लेकर जा रहा हूं, देखता हूं प्रशासन को, सस्पेंड करवाओ, मुझे फांसी पर लटका दो। ये बीएलओ हैं कीर्ति कुमार शर्मा। मुझे नहीं लगता है कि कोई शब्द ऐसा बचा है जो हताशा, निराशा और अपनी पीड़ा को बता सके। मुझे लगता है इससे भारी भरकम तो कोई शब्द है नहीं। अब शर्मा जी क्या कह रहे हैं, इनको सुन लीजिए। बस्ती ने हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख लीजिए, बस्ती ने हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाओगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, आगे लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटा 100 एक रख लेना तो फिर उठा देना और सबने, है ना। फिर आप जीत भी जाओला, आराम से महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जो महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू, एसडीएम मैडम को ऊँडे मर रही तू, मैं है ना, क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे। मैं ऊँडे भूख हड़ताल में बैठ रही तू, मैं वो मैडम के सामने ही, है ना। और ही कोई बीएलओ उठाओ ना मन, या बामन उठा देना, ये बामन की औलाद को, मेरा बाप की औलाद को मैं नामान उठा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड नहीं तो वो तो फिर मैडम के ऊँडे जार करें बात, ऊँडे देना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर, है ना। मैं नहीं करवाऊं तू पंगा खड़ा, आप देख मुझे मारो सारा और मिधर और गए ये मर्डर करा जो मारो, यहाँ करो सारा और मिधर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको, नहीं आ जा बाजो ऑब्जेक्शन आ जाता, कोई बात को ना आ जा बाजो, ठीक है आ जा बाजो। मैं उन्हें बैठू तू मैडम कहीं जाऊँ तू, मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट ले जा रही हूँ, जनता ने भी ले जा रही तू, मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ। ये जिंदा लोग थे, हम ले जा रही तू गाड़ी पर, और मैं दूंगा मिनी बसा का पीसा है और गाय खजे तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे, उसमें लिख रखा स्थानांतरित, यहाँ पे रहते नहीं, मतलब ये लोग तो हमें स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया कोड, चीन गया कोड, गए लोग। हाँ बताओ ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार? ये मौजूद थे, जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे। क्या करो, एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ, आपने एसडीएम मैडम ने कह रहे एक आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ। देखो तो सरकार की टीम, और मैं भी साथ में लाग जाऊंगा, और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड, एक एक ने जिंदा नहीं है। देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ। और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई, गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है, और सस्पेंड कराओ मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं मैं मरूंगा नहीं, खैर जीवन में बिखर गो, अब मैं बिखरे बाद मेरा बाप कोई कौन है। अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के, और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं। अब देखू तू देखा प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुन से, फांसी पे लटकाओ मुन। रोहित भैया कुछ कहेंगे आप? क्या धांधागर्दी चल रही है, सस्पेंड कराओ मुझे, फांसी पर लटकवाओ। ये बीएलओ है, उसका दर्द है। ये किसी राजस्थान के किसी स्कूल में मास्टर साहब हैं, सम्मानित शिक्षक हैं, वसूल वाले शिक्षक हैं। वो कह रहे बिल्कुल नहीं करूंगा, आप सत्ता दल के हो चाहे जहां के हो, मैं आपके मुताबिक बिल्कुल नहीं करूंगा, जो सत्य है वही करूंगा। के न्यूज का यह मंच कीर्ति कुमार शर्मा के हौसले की दाद देता है कि इस तरीके के भी शिक्षक हैं, और वास्तव में यह भारत देश ऐसे ही शिक्षक होना, कोई 2-3 शब्द शिक्षक भर लिख देना कोई शिक्षक नहीं हो जाता, नौकरी पा लेना शिक्षक नहीं बन जाता। चरित्र कीर्ति कुमार शर्मा जैसे शिक्षक जिनका कैरेक्टर है, चरित्र है, मैं प्रणाम करता हूं ऐसे शिक्षकों को इस मंच से, कि अपने वसूल पर गलत नहीं करेंगे। अगर वो खुद गलत करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? नहीं किया गलत,
नहीं नाम हटाए। आरोप है कि बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक हैं जयपुर के, साधु संत भी हैं, वो या उनके लोग धमका रहे थे और इस बात को कह रहे थे कि नाम काटो। 100 तर्क दिए शर्मा जी ने, कहा नाम नहीं काटेंगे, फांसी पर लटकवा दो, मैं सबको लेकर जाऊंगा, बाल बच्चों को लेकर जाऊंगा, ब्राह्मण की औलाद हूं, छोड़ूंगा नहीं। आदमी जब गुस्से में होता तो ऐसे ही कहता है। हो क्या रहा है? चुनाव आयोग कहां सोया है? हमने आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लोगों से कहा था कि वो आए अपना पक्ष रखें, तो वो इस कार्यक्रम में राजस्थान की तरफ से कोई आने का साहस नहीं जुटा पाया कि इस पे हम क्या कहेंगे। अब ये भी जो वीडियो है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उनकी है और वीडियो सही होगा। तो कुल मिलाकर ये चर्चा अपने आप में पूरे देश में है कि बहुत सारे बीएलओ, अभी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, 1-2 घटनाएं, राजस्थान में तमाम घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई। बीएलओ फांसी लगा लेते हैं, तनाव में रहते हैं, इस्तीफे हुए बहुत सारे। तो क्या जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये इन पर नजर नहीं जा रही चुनाव आयोग की? और नहीं जा रही तो क्यों? और ये क्या धांधागर्दी चल रही, चुनाव का माहौल बना के रखा है। एसआईआर में जब ये धांधागर्दी है तो फिर बाकी की क्या स्थिति होगी? मुझे लगता है कीर्ति कुमार शर्मा जैसे शिक्षक और जो चुनाव में लगे बीएलओ अगर इसी तरीके से डटकर खड़े हो जाएंगे, गलत नहीं करूंगा, तो मुझे लगता है ये गलत कराने का दबाव डालने वाले लोग दुम कर भाग जाएंगे। कोई नहीं कहेगा आपसे, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, नहीं कहेगा आपसे। 2, 4, 10 लोग, 100 लोग, 500 लोग अगर खड़े हो जाएंगे ना, गलत नहीं करेंगे, जो सत्य है वो ही करेंगे हम। ये राष्ट्र की असली सेवा है, असली राष्ट्रवाद यही है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका वोट का अधिकार मिले और उसमें आप सहायक हो। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं कीर्ति कुमार शर्मा। ये स्थितियां हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। समालोचना, आलोचना अभी सुनने की आदत नहीं रही। एक दुखद खबर है, स्क्रीन पर लाया जाए। इस देश के हिंदी साहित्य के जाने माने नाम वीरेंद्र यादव जी नहीं रहे। वीरेंद्र जी एक ऐसी शख्सियत, बहुत बड़ा वैक्यूम आज हो गया है वीरेंद्र जी के इस दुनिया से जाने का। समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वीरेंद्र जी की आलोचना बहुत प्रखर और समग्र, साहित्य के लिहाज से, समाज के लिहाज से, और आलोचना जो होती है ना, वो एक तरीके से अंकुश का काम करती है, अंकुश का। भले ही उसको नेग्लेक्ट लोग करें, लेकिन उसमें कहने की ताकत होनी चाहिए। वीरेंद्र जी वैसे ही व्यक्ति थे। के न्यूज के तमाम दर्शकों की तरफ से, के न्यूज की परिवार की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत नमन। वीरेंद्र जी जैसे लोग, जैसे अभी कीर्ति कुमार शर्मा का हमने जिक्र किया कि अपने कर्तव्य पर डटे रहना, उसी तरह पूरे जीवन पर्यंत वीरेंद्र यादव सच को सच कहते रहे और झूठ को झूठ, और हिंदी आलोचना का एक बहुत बड़ा नाम आज इस दुनिया से चला गया। तो वास्तव में बात कार्यक्रम पे आ जाते हैं वापस, और बहुत सारे हमारे साथ गेस्ट भी आ गए हैं, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण और घटनाक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक कार्यकर्ताओं से कहा था कि 4 करोड़ वोट उनका जो है वो कम हो गया है, उत्तर प्रदेश के आबादी के हिसाब से कट गया है। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से जाओ, दौड़ो बूथों पर और अपने लोगों का नाम जुड़वाओ, क्योंकि जो कटा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
इस भ्रम में मत रहो कि विपक्ष का वोट कट गया है। योगी जी ने बहुत सार्वजनिक, जो नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम में योगी जी ने बात कही थी कार्यकर्ताओं से। उन्होंने कहा भाई आबादी के हिसाब से 65, जो उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, 65% वोटर होना चाहिए, 65 से 70%। 65% के लिहाज से 16 करोड़ के आसपास होना चाहिए, 16.5 करोड़, लेकिन वोटर 12 करोड़ 55 लाख ही है, तो 4 करोड़ का नुकसान है, ये योगी जी ने कहा था और वो अपनी बात पर अडिग हैं अभी भी। पंकज चौधरी ने भी इस पर कार्यकर्ताओं के बीच में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वो प्रतिक्रिया सामने भी आई है। वो कह रहे हैं मतदाता सूची संशोधन की जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि संगठन या कार्यकर्ताओं की। ड्राइविंग सीट पर सरकार है और मतदाता का नाम कटने की प्रक्रिया भी सरकार की जिम्मेदारी थी, जबकि संगठन केवल सहायक की भूमिका में रहा है, सहयोगी की भूमिका में रहा है। तो संगठन केवल सहयोग कर रहा और संगठन इसका संचालक या ठीकरा और किसी पर नहीं फोड़ा जा सकता। सीधे सीधे अगर योगी जी के बयान को और पंकज चौधरी की बात को अगर तारतम्य बैठाने की कोशिश की जाए तो दोनों परस्पर बातें हैं। योगी जी ने संगठन का नाम नहीं लिया, संगठन को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि कट गया है इतना नाम, पूरी व्यवस्था को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि कार्यकर्ताओं दौड़ो। पंकज चौधरी ने वो बात बोली है, बहुत सारे लोगों ने कहा ये दिल्ली के सारे पर बोल रहे हैं, लेकिन एसआईआर में इंटर द पार्टी, बिटवीन द पार्टी और बीएलओ, सबसे ज्यादा जो बलि का बकरा बन रहा बीएलओ, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आ चुके हैं। राजकुमार शर्मा, खेमचंद शर्मा अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे। राजकुमार शर्मा राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ प्रीति दुआ हैं, बीएलओ हैं, एसआईआर से लगातार जुड़ी हैं। रेखा उत्तम हैं, बीएलओ यूपी से हैं। मनीष शर्मा इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। राहुल स्वामी राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। निशु तिवारी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आई हैं, वो भी बीएलओ हैं और एसआईआर प्रणाली से जुड़ी रही हैं। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को, पत्रकारिता को बहुत अच्छे से समझने और करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नवेद सिको साहब इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नवेद भाई से यही चर्चा की शुरुआत आज करते हैं। नवेद भाई, राजस्थान का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पंकज चौधरी कह रहे हैं कि भाई संगठन पर ठीकरा मत फोड़िए। राजस्थान का वीडियो अगर आपने देखा हो, सुना हो, हमने अभी पूरा इस कार्यक्रम में दिखाया भी और आप इससे पहले भी देख चुके होंगे। बाल मुकुंदाचार्य एक बड़े चर्चित विधायक हैं, संत हैं, स्वामी हैं। शायद मुझे लगता है बाल मुकुंदाचार्य और उस बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा का संवाद है। वो कह रहे हैं मुझे फांसी पर लटका दो, मेरी हत्या कर दो, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। तो ये सब चीजें नवेद भाई क्या चुनाव आयोग को नहीं दिखती? और ये हो क्या रहा, मजाक हो रहा है, चिकाई हो रही है इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पे? नवेद भाई। हाँ बिल्कुल, आपने एक समालोचक के ना रहने का जिक्र किया, आपने साहित्य के आलोचक की बात की और उनकी कमी महसूस करने की बात की। इसी तरीके से पत्रकारिता भी समाज की आलोचक ही होती है। आलोचना यानी हमें जो समाज में खूबी दिखाई दे उसका तो जिक्र करें, लेकिन ज्यादा जिक्र उसका करें जो हमारे खूबसूरत लोकतांत्रिक सिस्टम में अगर कोई इस तरह की कमी नजर आ रही है, जहां पर हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठने वाला कोई वीडियो नजर आ रहा है, कोई तस्वीर नजर आ रही है, तो हमें उस पर टिप्पणी करना चाहिए, उस पर सवाल उठाना चाहिए, उस पर उंगली उठाना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें कोई अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपनी सरकार से नफरत है, कतई नहीं। हमें अपने आयोग से, अपनी संवैधानिक संस्थाओं से, अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से बहुत प्यार है। वो हमारे चुने हुए नेता हैं। अपनी सरकार से भी प्यार है, जैसे अपने परिवार, अपने देश, अपने स्टेट से प्यार है, वैसे अपनी सरकार से भी प्यार है। लेकिन अगर कोई कमी नजर आ रही है तो उसका जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उसमें सुधार होना चाहिए। सुधार के लिए कहीं ना कहीं आलोचना होना चाहिए।
समालोचक होना चाहिए, आलोचक होना चाहिए, इस पर तर्क वितर्क होना चाहिए, तभी कुछ सुधार होगा। आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इतनी बड़ी आबादी में इतना बड़ा चुनाव होना कोई आसान बात नहीं है। उनको सलाम जो इस तंत्र से जुड़ के इतनी दिन रात मेहनत करके इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाते हैं। उन बीएलओ को सलाम, जिन्होंने जान दे दी, उनको नमन। लेकिन अगर कोई कमी नजर आएगी तो आप जैसे पत्रकार उस पर टिप्पणी करेंगे, और करना भी चाहिए है, और स्वर से स्वर मिलाना, आवाज से आवाज मिलाना भी चाहिए। पत्रकारिता का यही फर्ज है, क्योंकि पत्रकारिता सरकार की आलोचक होती है, और एक आलोचक के ना रहने पर कितनी बड़ी कमी महसूस होती है, इस बात का आपने जिक्र कर ही दिया है। ये तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है, और इस तरह के तमाम मामले हैं ऐसे जहां पर आयोग की विश्वसनीयता पर उंगली उठ रही है। और उसके बाद क्या होता है कि चुनावी नतीजे पर भी थोड़ा सा विश्वास उठ जाता है जनता का भी। विपक्ष सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं उसको सच मान लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर तरफ बेईमानी हो रही है, कोई आप भी ये नहीं कह रहे हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। ऐसा नहीं है कि आयोग सिर्फ बेईमानी कर रहा है या एसआईआर में सिर्फ धांधली के लिए हुआ है। एसआईआर एक पारदर्शी व्यवस्था है। इसमें जो कमियां नजर आई हैं और जो गलत मंशा नजर आई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कुछ बीएलओ से जबरदस्ती, कुछ अधिकारियों से कहीं ना कहीं दबाव से कुछ अलग काम करवाने की कोशिश की जा रही है, काबिल एतराज है, इस पर आपत्ति होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हर तरफ हो रहा है। अगर इस तरह कहीं हो रहा है तो इस पर सवाल उठेंगे, इस पर पत्रकारिता अपना फर्ज निभाएगी, जनता अपना फर्ज निभाएगा, और अपोजिशन को भी आवाज उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकार के बैठे हुए लोगों को भी इस तरह की व्यवस्था का सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लिए है। हमारा चुनाव हुआ नेता जब किसी सरकार में बैठता है तो हम अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए उससे उम्मीद करते हैं। अगर इस तरह की गड़बड़ सड़बड़ बढ़ गई और इस तरीके से आयोग और एसआईआर में कुछ ना कुछ एरर नजर आने लगा, विसंगतियां नजर आने लगी, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस पर हम गर्व करते हैं, हमें कहीं ना कहीं शर्माने लगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी नवेद साहब ने कही। वास्तव में ये बड़ा चिंता का विषय, और जिस तरीके से बेखौफ होकर बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा ने अपनी बात कही, मैं उन्हें नमन करता हूं। ऐसे व्यक्ति, शिक्षक, वास्तव में उन्होंने शिक्षक होने का धर्म निभाया। मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में भी इस बात को कहा कि अगर हम गलत ना करें, किसी लोभ लालच में, किसी दबाव में, किसी धमकी पर अगर हम मना कर दें कि ना हम नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि व्यवस्था सुधारने के लिए इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। जैसे वीरेंद्र यादव जी का जिक्र हम लोगों ने किया, और वो इतने बड़ी शख्सियत थे इस देश की, उनसे बड़ा आलोचक बहुत कम ही हुए हैं। वीरेंद्र जी ने जिस तरीके से चीज़ों को रखा समालोचना और आलोचना की विधा में, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और पत्रकार नवेद साहब ने कहा कि नहीं, पत्रकार का काम भी यही है, तो हम लोग किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, हम उसे आईना दिखाने वाली टीम में हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खेमचंद शर्मा इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत खेमचंद शर्मा जी। मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने पत्रकार, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। मनीष शर्मा, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधे रुख करेंगे राहुल गोस्वामी का। राहुल गोस्वामी राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खतरनाक टाइप का ये वीडियो वायरल हो रहा है, और कांग्रेस ने इसको ट्वीट भी किया है। बड़ी गंभीर स्थिति है वहाँ पर, और एक आदमी ईमानदारी से काम ही नहीं कर पा रहा अपना। कैसे, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप लोग वहाँ?
देखिए, मैं इस घटनाक्रम पर आपको पहले प्रकाश डालना चाहूंगा कि जिस तरह आपने कहा कि एमएलए बालमुकुंदाचार्य जी से उनकी कोई अनबन हुई या फिर अपनी वेदना उनको बताई। वास्तविकता ये है कि एक वहां के जो लोकल बॉडी नगर निगम के पार्षद हैं, उनको अपने वेदना बताई, और माना जा रहा है कि कथित रूप में जो पार्षद हैं उनके माध्यम से इन पर दबाव डाला गया, या फिर जो कुछ भी इनको बोला हाँ, गया मैंने ये भी जिस कहा कि तरीके से शायद वो। उनसे कोई समर्थक या बाल मुकुंदाचार्य जी के कोई समर्थक या हाँ, कुछ। समर्थक उनका एक पार्षद था जो सरकार की पार्टी का ही पार्षद बताया जा रहा है इनडायरेक्टली। तो हाँ, उसको लेकर के इनकी वेदना उभर कर आई। इनकी वेदना यदि सत्य है तो बिल्कुल ही ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में एक कर्मचारी है, वो सरकार के लिए, एक जनता के लिए एक जिम्मेदारी का काम कर रहा है। तो उसको यदि किसी तरह से दबाव डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो बिल्कुल ये गलत है। परंतु अभी तक इस घटनाक्रम का जो वीडियो वायरल हुआ, इसकी तथ्यात्मक पुष्टि जो है, पूर्ण रूप से जब तक नहीं हो जाती, दोनों पक्ष सामने नहीं आ जाते कि कहां तक सच्चाई है, अपन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने जल्दबाजी होगा। परंतु जिस तरीके से बीएलओ पर दबाव माना जा रहा है संपूर्ण भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जिस तरह से दबाव माना जा रहा है वर्क जो लोड को लेकर के, उसकी भी एक परिणति है। कहीं ना कहीं सिस्टम की कुछ तालमेल की कमी जो है। जिस तरह से सभी एमएलए को बीजेपी ने बोल रखा है कि आप उसकी मॉनिटरिंग कीजिए, जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। हो सकता है उनकी मॉनिटरिंग में और इनकी जो कम्युनिकेशन, बीएलओ से जो कम्युनिकेशन है, उसमें कोई कमी हो रही है। बीएलओ पर यदि दबाव आता है तो निश्चित रूप से गलत ये है। बीएलओ को एकदम स्वस्थ वातावरण में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, किसी भी तरह का दबाव नहीं रखा जाना चाहिए। परंतु ये इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपको बताना चाहूंगा, यदि आप आज्ञा दें तो। जी बताइए मेरी प्लीज। भी बीएलओ से जब मेरा नाम जुड़वाने को लेकर की कवायद हुई थी, उस समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। महिला बीएलओ थी, उनके पर वर्कलोड ज्यादा था। बाद में कुछ तालमेल बना, बातचीत बैठी और मेरा नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से अच्छा, एक सुखद, एक सौहार्दपूर्ण कम्युनिकेशन किया जाए तो बीएलओ अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर सकते हैं, और बिना कोई राजनीतिक दबाव के वो बिल्कुल कर सकते नहीं, हैं। लेकिन ये परंतु जिस तरीके राहुल जी, का ये तो मामला ही अलग है ना, नाम जुड़वाने का नहीं है। वो कह रहे बड़ी संख्या में नाम कटवाना हमसे चाहते हैं। मैं आपकी बात अब वो से कह रहे हैं सहमत हूं, बस्ती नाम वालों का कटवाने पट्टा है, बस्ती वालों का आधार हाँ, हाँ, कार्ड हाँ, है, उनके मकान हाँ, हाँ, परमानेंट हाँ, हैं, मैं सारे लोगों को लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ जा रहा हूँ, ये पूरा मसला अलग है। जो जो हाँ, जो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बात। की बात आप कर रहे हैं, मैं भी एक वोटर हूं इस देश का। और शुरुआत में जब होता है इस तरीके से बीएलओ से तारतम्य बैठता है, अब मेरे बीएलओ से मेरा बहुत अच्छा तारतम्य है, शुरुआत में नहीं था, सारे नाम मेरे आ गए, तो वो कोई बिल्कुल समस्या सर। नहीं है। समस्या है कि अगर पर्टिकुलर कहीं कोई बात कह रहा है, बीएलओ बिल्कुल वो आप देख लीजिए फट पड़ा एक तरीके से, और वो बड़े देखिए, जिम्मेदार शिक्षक हैं राजस्थान के। हाँ नहीं, मैं नाम जोड़ने या नाम कटने, दोनों ही सूरत में मैं कह रहा हूं, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और एकदम एक लोकतांत्रिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से उसको काम करने दिया जाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उसको काम करने का। परंतु इसकी जब तक पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पुष्टि सर पहुंचना कौन भी शायद करेगा? कोई जल्दबाजी। संज्ञान ही नहीं ले रहा है, पुष्टि कौन करेगा सर? नहीं, पुष्टि आपने कौन करने वाला मैं है? आपको अगर अगर मैं वहां आपको की बताता कलेक्टर हूं। साहिबा, एसडीएम साहिबा और वो पुष्टि लेकर उसकी जांच कराती है, अभी तक तो मुझे लगता नहीं कोई देखिए, जांच वांच की का आदेश हुआ है कोई। राजस्थान कांग्रेस इस बात को लेकर के पूर्ण तरह से अग्रेसिव है। जागरूक जनता अग्रेसिव है, वो सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रही है। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम जूली कांग्रेस के हमारे यहाँ राजस्थान के हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि सैटरडे, शनिवार को मैं एसआईआर की जो प्रक्रिया उसके एक याचिका तक दायर करूंगा। अब आप बताइए, जिसके साथ भी अन्याय हुआ यदि बीएलओ के साथ, तो उसके पक्ष में भी कांग्रेस ही नहीं, आम जनता के जागरूक जो मंच हैं, जागरूक संगठन है, वो भी खड़े हैं। तो सरकार को तो घेर ही रहे हैं। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि सरकार के पक्ष में और अपोजिशन यूपी में आपको। भाई जिम्मेदारी तो यूपी में देखिए, सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 4 करोड़ वोटर हमारा कट गया, और और जो प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ना, ये संगठन की जिम्मेदारी थोड़ी, तो सरकार को कराना था एसआईआर, बिल्कुल सरकार सही। अपनी जिम्मेदारी ले। तो ये चल रहा है, ये टेबल टेनिस चल रहा, इंटर द गवर्नमेंट, इंटर द संगठन, और चल रहा चारों तरफ। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं जज नहीं हूं, आप कोई जज नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल सही। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो चीजें मैं सब कुछ, सारे लोग एक साथ सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल प्रयत्न नहीं, जरूर होने चाहिए।
यदि बीएलओ के साथ इस तरह का हुआ है तो निश्चित रूप से ये गलत है, मैं खुद स्वीकार रहा हूं उस चीज को, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अब उसका पूरा जो वीर अपनी बात ऊपर रखेगा, निर्वाचन आयोग और उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस बात की पुष्टि करके इस बात को अंतिम हाँ, वो निर्णय प्रक्रिया आएंगे, है, कहाँ कौन प्रक्रिया है, गलत लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ दो बीएलओ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले निशु तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं। निशु जी, आपने इतना लंबी प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया का अवधि तो बहुत कम दी गई थी आप लोगों को, लेकिन बड़ी थकाऊ, बड़ी टेंशन वाली प्रक्रिया थी। किस किस तरीके से समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी? जो ये बीएलओ साहब कीर्ति कुमार शर्मा कह रहे थे, क्या ऐसा करना ठीक है, ऐसा कहना ठीक है, या फिर चुपचाप सब कुछ सहते रहना ठीक है? नमस्कार, मैं निशु तिवारी हूँ। जी, मैं नमस्कार। शिक्षक के रूप में और मैं बीएलओ के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज मैं यहाँ एक बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि एक टीचर, एक व्यक्ति के रूप में खड़ी हूँ, और जो लोकतंत्र की सबसे अहम और जिम्मेदार कड़ी है। हम सरकारी कर्मचारी हैं और हम सरकार की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए मुझे एक प्रॉपर ट्रेनिंग हमें दी जाए, हमको एक समय दिया जाए, समय के से ना बांधा जाए, जिससे वो कार्य हम बहुत अच्छे से संपन्न कर। जो भी आज तक हम लोगों को कार्य दिया गया है, हम शिक्षकों को, उसको हमने बहुत जिम्मेदारी से निभाया है। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो भी हमें एसआईआर का काम दिया जा रहा है उसकी प्रॉपर हमको जो है एक ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर तरीके से हमको समय दिया जाए। होता ये है कि जैसे हम अपना इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट देने गए, डिस्ट्रीब्यूट करने गए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो हमारे इलीट क्लास के पर्सन थे, हम उनको दे के आए, हमने कहा 2 दिन बाद, हमको समय बांध दिया गया कि 2 दिन बाद आपको फॉर्म वापस लेने हैं। वो लोग अब फिर गई झुग्गी झोपड़ी की साइड, जहाँ पे इलिटरेट पर्सन है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। जब मैं उनको फॉर्म देने गई, मैंने उनसे बोला 2 दिन बाद मैं आपसे कलेक्ट करने आऊंगी। जब 2 दिन बाद में वहां पहुंची तो वो मुझको आधे फॉर्म तो मिल ही नहीं रहे, किसी के फटे हैं, कोई दे नहीं पा रहा है, और जिन्होंने दिए वो उन्होंने पूरे ब्लैंक मेरे को दिए। तो ये पोजीशन थी कि हम लोग वहां बैठ के एक एक का आधार लेके, मोबाइल नंबर लेके, पूरी डिटेल उन लोग की लेके, तब हम लोग वो फॉर्म वहां पे फिल कर रहे थे। मेरा कहना यही है कि अगर शुरू से ही हमको ये निर्देश दिए जाते कि आप हर घर में जाकर हर फैमिली मेंबर का जिसका वोट बना हुआ है उस व्यक्ति का आप पूरी डिटेल बैठ के भर लें, उससे चेक करा लें, उसको एक अपनी रिसीविंग दे दें, तो शायद ये प्रोसेस 2003 में ऐसा ही हुआ था। 2003 में ऐसा ही हुआ था, और मैं खुद इसका प्रमाण हूं कि मेरे घर आए, उन्होंने पूछा, सब कुछ हमसे खुद ही भरा, मुझसे दस्तखत करवाए, एक रसीद मुझे देकर चले गए। सर यही मेरा कहना है कि जो हम लोग का टाइम इतना कंज्यूम, और उसमें भी बाउंडेशन ये कि जब हम सुबह मॉर्निंग में, हर शिक्षक खुद ही इतना मेहनती है बेचारा, 6 बजे 7 बजे घर से निकल रहा है, 5 बजे वो घर आ रहा है, फिर रात को उसको अपलोडिंग का काम दे दिया जाता है। इस तरीके की बातें जो जैसे राजस्थान में निकल कर आई हैं निशु जी, वो बीएलओ साहब कह रहे थे, शिक्षक हैं बड़े, वो बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि सब मैं आपके कहने से नहीं काट दूंगा, कोई विधायक का कोई प्रतिनिधि पार्षद उन पर दबाव बना रहा था। इस तरीके के भी दबाव आते हैं क्या बीच बीच में आप लोगों के ऊपर कहीं? सर जब तक मैंने अभी काम किया है तो ऐसा तो कोई इशू नहीं आया है, लेकिन जो हमारे पास इशू है वो ये है कि हमारे जो वोटर्स हैं मोस्टली झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे इतना पेपर वर्क मांगा जा रहा है कि वो बेचारा पेपर जो है, आधार के अलावा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो सबमिट कर पाए, हमको दे पाए। दूसरी बात सर कि एक शिक्षक होने के नाते हम समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, बार बार जो है हम किसी के घर जा रहे हैं कि आज तुम हमको फॉर्म दे रहे हैं, अगले दिन फॉर्म ले रहे हैं, फिर हम उससे कह रहे हैं अब इसमें हमको जो है आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तो वो वोटर है वो भी परेशान हो रहा है। इवन हम 6 बार तो जा रहे हैं तो हमारी भी छवि धूमिल हो रही है। उनका कहना ये है कि आप लोग बार बार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं प्रारंभिक तौर पर अभी भी जहाँ जो लोग छूट गए हैं उनको वोटर बनाने में भी समस्याएं हैं। हमारे साथ दूसरी बीएलओ रेखा उत्तम जी जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। जो अभी हमारी जो कंसर्न है कि बीएलओ पर दबाव ज़्यादा है। अभी एक राजस्थान के एक बीएलओ शर्मा जी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो बिफर रहे हैं कि मैं आपके कहने से नाम नहीं काट दूंगा, आप जांच कर लीजिए, टीम करिए। क्या इस तरीके के भी इंटरफेरेंस कहीं होते हैं क्या जब आप लोग मतदाता बनाने जाते हैं? तो
हाँ, मैं रेखा उत्तम, मैं भी एक शिक्षक ही हूँ और बीएलओ के रूप में काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो बात आप लोग कर रहे हो कि हाँ ये राजनीति वाले लोग आते हैं, तो हाँ ऐसी चीजें आती हैं बीच बीच में, लेकिन अभी इतना ज्यादा यहाँ पर ऐसा कोई मैटर हुआ ही हाँ, नहीं उत्तर है। प्रदेश में और ये ऐसा नहीं प्रॉब्लम है। इसलिए है सर, सर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जब हम लोगों को ना तो कोई ट्रेनिंग दी गई, और जो ट्रेनिंग दी गई उसमें जो हमारे अधिकारी हैं वो आधी अधूरी बात बताते हैं, पहले कुछ बोलते हैं बाद में कुछ बोलते हैं। अगर हम लोग को एक बार में ही सब कुछ बता दिया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। और हम लोग भी बार बार कहाँ तक चक्कर लगाएंगे कि एक बार जा रहे, दो बार जा रहे, चार बार जा रहे, लेकिन काम वो पूरा हो ही नहीं पाता है। तो ये सब इतनी दिक्कतें हो रही हैं हमारे यूपी में। तो राजनीति की तरफ से हाँ कुछ लोग आ भी जाते हैं, पर इस तरह से तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी वही सिचुएशन वैसी ही है कि फॉर्म नहीं भर पाते, हम लोग 10 चक्कर लगाते हैं, सारे जी। पेपर्स एक बार में नहीं मिलते हैं। ये सब चीजें तो हो ही रही हैं, और ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर। तो बीएलओ प्रेशर आपको में आज है, ये जितना आप ये काम, कहना चाह रहे हैं कि बीएलओ प्रेशर में है, तनाव में है, मानसिक दबाव में है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अच्छा। इतना वर्कलोड है हम लोग के ऊपर, काम करने के बाद भी वही काम हम एक बार जाके कर सकते हैं अगर हमें एक बार में बता दिया जाए आप लोग ये पेपर्स ले लीजिए, ये काम कर लीजिए, तो हम लोग उसको करेंगे। आज ये बताते हैं, कल दूसरी बात बताते हैं। हाँ, तो ट्रेनिंग का अभाव है, बहुत सारी चीजें हैं। सर एक एक और ये जैसे हम लोग के प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम लोग को एक महिला होने के नाते अगर हम, आप बताइए, मैं हम रात को अगर जा रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों? क्योंकि अधिकारियों को तो तुरंत काम चाहिए। हम कहाँ से, आप 6 से 7, चलिए 6 बजे तक, शाम तक हम काम कर सकते हैं। जो हमारा वोटर है वो रात को शाम को घर पहुंच रहा है। मैं शाम, जो भी महिला शिक्षक है वो कहाँ 6 बजे के बाद किसके घर जाएगी? ये बड़ी समस्या क्या है। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कोई? ये बड़ी समस्या, सिक्योरिटी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो कौन लेगा, ये सवाल खड़ा होता है। राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के नेता। राजकुमार शर्मा जी, समस्याएं हैं, कहीं ट्रेनिंग की समस्याएं हैं, कहीं सिक्योरिटी की समस्याएं हैं, कहीं सुविधाएं ना मिलने की समस्याएं, बीएलओज दबाव में है, एक्स्ट्रा काम के तनाव में हैं। और जैसा राजस्थान में वीडियो आया है, ये तो बिल्कुल अलग तरीके का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अतिरंजना में मुद्दे को उठा देते हैं जबरदस्ती कि भाई उतने सारे घटनाक्रम नहीं हैं या उतनी खामियां नहीं है, लेकिन आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आप इस तरह की चीजों को उठा देते हैं? राजकुमार शर्मा, अनम्यूट करिए। दुर्गेंद्र जी, देश में एक नारा बहुत लंबे समय से चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। बड़ा दुख होता है जब ऐसा वीडियो कोई भी जारी करता है। एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हिंदुस्तान के मतदाताओं को ठीक करने की, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की। कांग्रेस पार्टी एसआईआर का स्वागत करती है। निर्वाचन आयोग जिस तरीके से एसआईआर करवा रहा है, बीएलओस पे प्रेशर डाल डाल करके, अधिकारी बीएलओस पे प्रेशर डाल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां प्रेशर डाल रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वीडियो जारी हुआ है, उस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो एक शिक्षक आत्महत्या की धमकी तक दे रहा है और वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि क्या पूरी बस्ती गायब करते हैं क्या? 1 वोट काटना हो, 2 वोट काटना हो तो बात ठीक है, पूरी की बस्ती उड़ा दो। ये दुर्गेंद्र जी इसलिए हो रहा है, ये जहां के बीएलओ है, वहां के विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, और वो लगभग 500 वोटों से चुनाव जीते हैं। वो ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है पूरे देश में कि जो 1000-2000 से सीटें जीती है, वहां पर निर्वाचन आयोग को कह के एसआईआर के माध्यम से बीएलओस को मोहरा बना के 1500 वोट कटवा दिए जाएं एक विशेष समुदाय, उससे इनकी समस्या, ये जो 2-3 हजार वोटों से जहां पूरे हिंदुस्तान में हारे हैं ना, वो समस्या जड़ सहित हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएंगे। ये वीडियो भी कुछ उसी तरीके का है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये चिंता जाहिर की है। अच्छा होता ये वीडियो आने के पश्चात निर्वाचन आयोग अपना बयान देता इस वीडियो के ऊपर। अच्छा होता अगर निर्वाचन आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, बीएलओस के मन की बात देश के लिए करते, देश को संबोधित करते। बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं दुर्गेंद्र जी, एक एक कर्मचारी हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, एक एक व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और का जब हमारा प्रत्येक हिंदुस्तान नागरिक का बड़ा कर्मचारी, महत्वपूर्ण है। हमारा भारत का हिंदुस्तान प्रत्येक का नागरिक बड़ा नागरिक, महत्वपूर्ण है। हमारा हिंदुस्तान का शिक्षक अगर काम के दबाव में, अगर गलत काम के दबाव में आत्महत्या कर रहा है, तो उसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री को आगे आके कहना चाहिए, हम हारे या जीते अलग बात है, लेकिन मेरा देश का एक एक नागरिक ठीक है, हिंदुस्तान में सुरक्षित और प्रसन्न ठीक रहना है, चाहिए। ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी। अब इसका जवाब खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता देंगे। खेमचंद शर्मा जी दीजिए जवाब। नमस्कार, जय श्री राम। जय। नमस्ते। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में जो जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जीत मिली है, उसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सिंपैथाइजर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी देता बहुत हूं। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अभी हम सभी मित्रों को सुन रहे थे और इसमें कुछ बीएलए भी हैं। पता नहीं कि बीएलए ऑफिशियली मीडिया ब्रीफिंग के लिए परमिटेड है, नहीं परमिटेड है, लेकिन वो आए यहाँ पे और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, बूथ लेवल अफसर, कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स वो मीडिया ब्रीफिंग के लिए ऑफिशियली उनको परमिशन है या नहीं है। धमकाइए मत भाई शर्मा जी, आप धमकाने लगते हैं। धमकाइए उन्होंने नहीं भाई, डराइए मत, जो डरने वाले नहीं, धमकाने- टीचर हैं, टीचर कभी भी कुछ बोल सकता है, डरेंगे नहीं है। बोलिए, अब फिर आप शुरू में ऐसा कह देंगे, मुझे कहना पड़ रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं ठीक है, बोलने दीजिए। जोर का झटका देने से अरे खेमचंद शर्मा को बोलने दो भाई, खेमचंद शर्मा सबको बोलिए। बोलने दिया है, सबको बोलने दिया है और चुपचाप सुना है, तो सुनने का मन रखो, तभी बराबर का संवाद होगा। अब रही बात, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और हमारे बीएलओ ने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल बोली है कि ठीक है, बड़ा टास्क है, बड़ा काम है और वो यूज टू नहीं है कुछ चीजों के, क्योंकि वो शिक्षक हैं तो वो रूटीन में शिक्षा देने का काम करते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शिक्षक होते हैं। अब उनको आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ एक्टिविटी जो ये काम आए और लगातार ये काम आते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार है, चुनाव से रिलेटेड काम लगातार हमारे शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक हैं, वो करते रहते हैं और उसी रूटीन काम में ये कर रहे हैं। काम कितना बड़ा है, 140 करोड़ भारतीय हैं और करोड़ों की संख्या में लोगों के वेरिफिकेशन चल रहे हैं और जो केस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो भाई बुराई कर रहे हैं या फ्रस्ट्रेटेड है या परेशान है या फिर जो शिकायत कर रहे हैं, गिने चुने। तो किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाओ, मीडिया में भी चले जाओगे, अगर इतना वॉल्यूम निकालोगे तो इससे मैं कहता हूं आपको 50 गुना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग मिल जाएंगे कि मीडिया में उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनसे ओवर टाइम काम कराया जा रहा है, उनको 6 बजे बुलाया जाता है, रात को 12 बजे छोड़ा जाता है। 50 गुना नहीं, सुन लीजिए, टोटल संख्या का प्लीज 70% फ्रस्ट्रेटेड है। शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ इस बात को। दुर्गेंद्र जी सुन लीजिए भैया, आप सर्टिफिकेट मैं आपके मीडिया में बता देता हूँ। मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मीडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, 70% फ्रस्ट्रेटेड हैं मीडिया में लोग। तो कौन सा प्रोफेशन ऐसा है कि अगर हर आप इतना जगह है, वॉल्यूम हर जगह। ये मुद्दा अलग है शर्मा जी। नहीं, मुद्दा मैं वही आपको बता रहा हूँ, तो इतना बड़ा वॉल्यूम है, कुछ लोग हो सकते हैं उनके साथ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, स्किल की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बहनों ने बोला कि भाई हमारी सुरक्षा का कौन देखेगा, क्या आपने सुरक्षा की डिमांड की, क्या आपको सुरक्षा देने के लिए पुलिस ने मनाई की नहीं? अगर आपको लगता है कि आपको सुरक्षा की जरूरत है तो आप अप्लाई करिए। आपको गवर्नमेंट ऑफिसर है और आपको पुलिस सुरक्षा देगी नहीं देगी तो आप बताइए, आप जैसे टीवी चैनल के माध्यम से बताइए, हम भी हेल्प करेंगे। तो कुछ मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें जब ये कोर्ट में क्यों मुक्की खानी पड़ी, कांग्रेस कोर्ट में इसको गलत नहीं सिद्ध कर पाई, इनके बड़े बड़े वकील वहां पे सिद्ध नहीं कर पाए। अब ये सोच रहे हैं चलो कुछ लोगों के जो वीडियोज हैं इसमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता एक तरह से कि वो बिल्कुल ही गलत हैं, उनको आधार बना के ये अपनी रोटी सीखना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं कि वहाँ राजस्थान में एक हमारे एमएलए हैं जो 500 वोटों से जीते हैं, वो 1000-2000 वोट कटवाने के चक्कर में आप 1000-2000 पे आगे, आपके नेता 1,00,000-2 लाख की बातें करते हैं, आपके बड़े नेता 1-2 करोड़ की बातें करते हैं। आप पहले तय तो कर लो कि बीजेपी वाले कितने वोट कटवाना चाहते हैं। बीजेपी वाले किसी की भी वोट नहीं कटवाना चाह रहे, वेरिफिकेशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और वेरिफिकेशन अभी दिल्ली में भी शुरू हो गया है, हमारे यहाँ भी आए थे, तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप पेरेंट के साथ लिंक होंगे, तो आपके पेरेंट्स की जो इससे पहले 2002 में SIR हुई थी तो उसमें आईडी होगी, वो दो, उससे सीधा सीधा आप लोग लिंक हो जाओगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट की भी एक लिस्ट है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा। अभी हमारी बहन कह रही थी कि मैं जो एरिया है वो झुग्गी झोंपड़ियों का एरिया, अरे झुग्गी झोंपड़ियों का एरिया है तो झुग्गी झोंपड़ी कितने साल से बनी है? अगर वो झुग्गी झोंपड़ी 20 साल से पुरानी है, 25 साल से पुरानी है, तो वहां पे उनकी वोट होंगी। अगर वोट नहीं है, नहीं बनी है, तो संदेहात्मक कि वो झुग्गी झोंपड़ी भारतीयों की भी हैं या विदेशियों की है। अगर भारतीयों के हैं तो जिस स्टेट में वो रहते थे वहां पे उनकी वोट होगी,
वहां से उनको आईडी मिलेगी, और आज तो ऑनलाइन किया जा रहा है, तो उनका वेरीफाई हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस बड़ा है, मैं मानता हूँ। किसी भी व्यक्ति को आप ये काम दोगे तो ये क्या है, ऑन टॉप ऑफ करंट जॉब है। हम पढ़ाते हैं छुट्टी का समय, मानता हूँ एज ए ह्यूमन, क्योंकि छुट्टी के समय में आपको ये एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, लेकिन देश हित में बड़ा काम करना है। अभी कोई आर्मी सोल्जर ये तो बोलेगा नहीं कि भाई सर्दी पड़ रही है और मैं बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं करूंगा, या मैं जाके दुश्मन से नहीं लड़ूंगा। तो ये भी आर्मी सोल्जर हैं। हमारे जो ठीक है शर्मा शिक्षक जी। हैं, जो एसआईआर में काम कर रहे हैं, ठीक वो है। देश हित में काम कर रहे हैं, वो सुधार का काम कर रहे हैं। वोटर लिस्ट सुधरेगी, वोटर लिस्ट में जो वेरिफिकेशन होगी, जो लोग एलिजिबल नहीं है भारत में वोट करने के, वो जब रिमूव होंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि पर्सनल धन्यवाद। प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम वो पार्टियां कर रही हैं जिनको बार बार मुंह की खानी पड़ी। पार्लियामेंट में भी मुंह की खानी पड़ी, मीडिया में भी मुंह की खानी पड़ी, और कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी। अब वो बीएलए के कंधे पे अपनी बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। ठीक है मनीष शर्मा, राजनीतिक रोटियां इसमें ज़्यादा सेकी जा रही हैं, मुद्दा उतना गंभीर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कह रही। नहीं, ये देखिए, ये संभव है कि कोई राजनीति कर रहा हो, लेकिन सवाल पे तो सवाल, जो अभी मसला पेश है उसमें सवाल तो करने की बात है। ये एक बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट में अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, कोर्ट में अभी प्रक्रिया चल रही है, सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उसके किसी मसले को अभी कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। तो पहली बात तो ये भाजपा प्रवक्ता यहाँ से झूठ बोल रहे हैं सीधे कि कोर्ट ने भी नहीं माना। कोर्ट ने क्या माना? अभी कोर्ट ने तो अभी कुछ नहीं माना। कोर्ट में तो अभी सुनवाई चल रही जी, है। आप गलत कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप झूठ बोल रहे हैं मनीष जी। तात्कालिक तौर कोर्ट पे ने प्रक्रिया को सही माना, प्रोसेस को सही माना, प्रोसेस को रोका नहीं, प्रोसेस पे रोक नहीं लगाई, कोई चीजें नहीं दी। इसका मतलब वट एवर इज गोइंग ऑन, इट इज एज पर द लॉ और इट इज करेक्ट। तो प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं कि कोर्ट अगर इसको नहीं मानती तो कोर्ट स्टे देती, इसको कंटिन्यू नहीं करने ठीक है, अब मनीष को बोलने दीजिए। मनीष बोलिए। अभी आप ठीक है खेमचंद शर्मा, ठीक है, अब मनीष बोलिए, आपकी बात आ गई, आपका काउंटर आ गया। खेमचंद शर्मा, आपका काउंटर आ गया, बोलिए मनीष, बोलिए। मेरा ये कहना है कि ये सफेद झूठ है कि कोर्ट ने मान लिया। पहली बात, उसके संवैधानिक पोजीशन पे भी अभी हल होना है मसला, और उसके व्यवहारिक पोजीशन पे भी हल होना है मसला। और अभी तक कोर्ट ने कम से कम 10-12 बार चुनाव आयोग को दुरुस्त किया है। उसके तमाम चीजों को उसने, अगर आधार कार्ड नहीं शामिल, एक बात। दूसरी बात, इसकी संवैधानिकता पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर पहली बार हो रहा है। 2003 में भी जो आप बता रहे थे ना, आपके पास गए, फॉर्म भरा, आपका सिग्नेचर लिया, एसआईआर में कभी नागरिकता के दस्तावेज मांगे गए आपसे? 2003 में आपसे मांगे गए? कंप्यूटराइज हो रहा था उस समय, कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए, पूछा गया। बस ये जांच कर लेना था कि जो वास्तव में जो इसमें है वो वास्तव में है कि नहीं। वहां गए, कोई दस्तावेज नहीं मांगा। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी दस्तावेज नहीं मांगे गए। दूसरी बात, नागरिकता चेक करने का अधिकार ये गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय मास लेवल पे कर सकता है, 60 लेवल पे चुनाव आयोग कर सकता है। कहीं किसी इलाके में शिकायत आ रही है, कहीं कोई मसला है, वहां चुनाव आयोग चेक कर सकता है कि आप नागरिकता साबित करिए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप है, आपके पड़ोसी ने आरोप लगाया है, आपके विधायक ने आरोप लगाया, आपके फलाने ने आरोप लगाया। 60 लेवल पे वो कर सकते हैं। ये मास लेवल पे नागरिकता हो रही है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, ये नीचे का मसला नहीं है। आप सेना से आप बात कर रहे हैं, सैनिक बॉर्डर पे काम कर रहा है, क्या वो इमरजेंसी है यहाँ पे काम करने का? आपने ऐसी टर्म एंड कंडीशन डाल दी है लोगों के सामने, बीएलओ के सामने, नागरिकों के सामने। ये बात तय हो गई है कि हर राज्य से 20-25% लोगों को गायब होना। अभी उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोग लापता बताए जा रहे हैं। वो लापता थोड़े हैं, वो बेसिकली इस टर्म एंड कंडीशन में वो आने की स्थिति में नहीं। 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आप बोल रहे हैं कि उनका जो है आप वो करने जा रहे हैं। मैंने उनको अभी चेक करना है कि उन्होंने जो जमा किया वो सही है कि नहीं सही है। तीसरी बात, आपने ईआरओ को एक अधिकार दे दिया है कि एसडीएम स्तर का अधिकारी है, उसको अधिकार दे दिया है। अब इन 3 करोड़ के बारे में, मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण बस आपको दे रहा हूं कि इन 3 करोड़ लोगों के बारे में वो तय करेगा किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। ये 2 महीने के अंदर चीजों को चेक करने की इमरजेंसी है क्या?
आप सेना से मुकाबला कर रहे हैं, वहां इमरजेंसी है, वहां की इमरजेंसी है। यहां आप 2 महीने के अंदर क्यों ऐसा हड़बड़ी कर रहे हैं? आप न बीएलओ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, न आप बीएलओ को समय दे रहे हैं, और आप जो है किसी भी ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं कि 2 महीने के अंदर करना है। तो ये जो टर्म एंड कंडीशन है दुर्गेन जी, इसमें एक बात तय हो गई है कि एक तो नॉर्मली भी अगर कोई बीएलओ गड़बड़ी करना चाहे न करना चाहे, तब भी जो है 20 से 25% जो नागरिक हैं वो वोटर बनने से वंचित होने जा रहे हैं हर राज्य में। अगर आप बेईमानी नहीं भी करते हैं तो मैं इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम कह रहा हूं। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि हर हालत में आपके 20-25% नागरिक वोटर नहीं रह जाएंगे हर जगह। वो विदेशी नहीं है, वो कोई अरे यही बात तो योगी जी ने कही है ना, यही बात मनीष योगी जी ने कही कि 4 करोड़ वोटर है जो हमारा कट गया है उत्तर प्रदेश का, और उसमें 85% बीजेपी का वोटर है। मान लीजिए, यही मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में बेईमानी नहीं भी हुई है तो 20-25% वोटर नहीं रहेंगे। और अब योगी जी की चिंता ये है कि उन 20-25% लोगों में शहरी वोटर ज्यादा कट रहे हैं। लखनऊ सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट है, अगर आप ध्यान दें उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शहरी वोटर है। वो शहरी वोटर भाजपा के हो चाहे ना हो, जनरली माना जाता है। और पलायन गांव से हुआ है तो उत्तर प्रदेश के शहरों में नहीं हुआ है, पलायन गांव से दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली और जो है नोएडा और फलाना ठिकाना, सूरत और बेंगलोर और तमाम जगहों पे हुआ है। मनीष कंप्लीट करिए जल्दी से। और उन लोगों के अंदर ये इतनी प्रबल इच्छा नहीं है कि वो आकर के वोटर बने। एक बात समझा जाए, मैं एक और उदाहरण आपको दे देता हूं। अमेरिका में एक पॉलिसी है, बस अंत में, अमेरिका में एक पॉलिसी है कि 75 लोगों को वोटर चुनाव आयोग के पास जाना होता है, और इसीलिए वहां 75% से ज्यादा, 100 में 75 ही वोटर होते हैं। भारत में होता है कि चुनाव आयोग का काम था कि अधिकतम लोगों को जोड़ना, 99% यहां पे है। तो अब ये अमेरिकी प्रणाली को यहां लागू करने जा रहा है चुनाव आयोग। आपको वोटर बनना है बनिए, नहीं तो मैं 75 लोगों में ही चुनाव करा लूंगा। मेरा ये कहना है कि ये इस पूरे संवैधानिक व्यवस्था को ही परिवर्तित किया जा रहा है, और टर्म एंड कंडीशन ऐसे डाले जा रहे हैं कि ज्यादातर लोग बाहर होंगे। और तीसरा जो राजस्थान की घटना है वो ये बतलाती है कि तीसरा, उसमें भाजपा के लोग जगह जगह बीएलओस पे दबाव बना करके बड़े पैमाने पर विरोधी वोटरों को बाहर करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। नवीन सिको साहब, उत्तर प्रदेश का एक सवाल आपसे कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 4 करोड़ वोटर हमारा नहीं जुड़ा, और वो नहीं जुड़ा। अंत में जब आई ड्राफ्ट लिस्ट आ गई उसमें तो 12 करोड़ 55 लाख ही है। उन्होंने कहा था कि इसमें 85%, 80-85% बीजेपी का वोटर है। कार्यकर्ता हूँ, दौड़ो करो इसको। अब पंकज चौधरी का एक बयान आया है अंदर से, पता नहीं तथ्यात्मक उसमें क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो मीडिया में निकल कर सामने आया है वो कह रहे हैं भैया ये काम सरकार का है, संगठन के क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है? तो क्या चल रहा है ये? तो इस बयान से दोनों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन दोनों के बयान अपनी जगह सही है और दोनों ही की बातों में दम है। सरकार का भी दायित्व है, अधिकारियों का भी दायित्व है, आयोग का जाहिर सी बात है दायित्व है, और राजनीतिक दलों का भी दायित्व है। दोनों का दायित्व था कि 100% नहीं तो 90% कम से कम एसआईआर हो जाना चाहिए था, लेकिन शहरों में इतना कम और पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या छूट जाना चिंता का विषय है। मैं सबसे पहले आपके इस पैनल में बैठी 2 महिलाओं को प्रणाम करता हूं और एक नारी शक्ति को बहुत अपने हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक साहस किया, इतना बड़ा साहस जो हर कोई नहीं करता। वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, एक आम नागरिक होने के नाते उन्होंने उस अपने जिम्मेदारी के अंदर आने वाली बाधाओं को सामने रखा, जिसके सुधार से लोकतंत्र बेहतर होगा। मैं समझता हूं ये साहस हर किसी में नहीं होता है। हमारे बीच में पत्रकार बंधु कई ऐसे हैं जो कमियों को इंगित करने में डरते हैं कि सरकार नाराज हो जाएगी, जबकि उनका काम ही है सरकार की कमियों को सामने रख के ताकि उसमें सुधार हो सके। सरकार पत्रकारों को पैसा नहीं देती है, लेकिन सरकारी नौकरी में, हालांकि ये नौकरी के तौर पर, बीएलओ के तौर पर उन्होंने कतई नहीं अपनी बात रखी है। उन्होंने सुधार के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए आयोग को एक कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से उसका काम संचालित हो, तो उन्होंने एक सुझाव एक नागरिक के तौर पर रखा है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसको कहते हैं नारी वंदन और नारी शक्ति का एक प्रदर्शन हुआ है आपके चैनल में, और 2 बिंदु जो इन्होंने उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं कि पूरे देश में शायद इसका विमर्श हो रहा है या होना चाहिए। पहला ये कि बीएलओ
जो एक झुग्गी झोपड़ी में जाता है जहां पढ़े लिखे और जानकार लोग नहीं हैं और उनका भी हमें ना उनको भी एक वोटर लिस्ट में नाम सम्मिलित करना है और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, फॉर्म भरना नहीं आता है, कम्युनिकेशन में वो कमजोर है, तकनीकी कारणों को नहीं जानते हैं, एक बीएलओ किस तरीके से वो, अगर उनका वोट है, अगर उनका उसमें एसआईआर में नाम आना वाजिब है, तो किस तरीके से उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। पहली चीज तो ये कि अब समय नहीं है, लेकिन आप जरूर पूछते कि जब बीएलओ के साथ इस तरह की समस्याएं झुग्गी झोपड़ी में पड़ती हैं, तो क्या कोई बीएलए उनकी मदद करने आता है? क्योंकि राजनीतिक दल तो यहाँ बहुत ज्यादा, खास प्रदेश में तो हर गली में एक कार्यकर्ता रहता है, तो बीएलए में क्या इतना दम है कि वो ऐसी स्थिति में बीएलओ जिसके ऊपर बहुत वर्कलोड है, वो एक एक फॉर्म भरना पड़ेगा? क्या बीएलए कितने सारे बीएलए हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूत है, कांग्रेस मजबूत नहीं है, लेकिन उसका एक राष्ट्रीय परिवेश में एक बड़ी पार्टी है, बीएसपी है, तमाम है, तो बीएलए क्यों नहीं इनकी मदद कर रहे हैं ऐसी स्थिति में? हाँ, ये सवाल है, ये सवाल है नवेद भाई, इसको अगली चर्चा के लिए छोड़ देते हैं, इस सवाल को अगली चर्चा के लिए छोड़ देते हैं। एक चीज 5 सेकंड में और कह दूं, दूसरी बात है, पूरा विमर्श झुग्गी झोपड़ी से हो रहा है और ये कहीं ना कहीं एक अदृश्य आदेश आ रहा है कि झुग्गी झोपड़ी को फेंक दो, जबकि ये भारत झुग्गी झोपड़ियों का ही देश है, झुग्गी झोपड़ियों का देश है, और मुंह चुराता है उन योजनाओं को जहां कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसा नहीं है कि सब आतंकवादी हैं, विदेशी हैं, साजिश है। अरे वो गरीब से गरीबी में यहां बसर कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां झुग्गी झोपड़ी में गुजर गई हैं बरसों से, सदियों से, उनको हम इग्नोर कैसे कर दें? वो हमारे देश की आबादी की 30-40% उनकी संख्या है, हर शहर, बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ी है। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी को मान लिया कि ये संदिग्ध है, ये आतंकी है, ये विदेशी है, ये विपक्ष के लाए हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। इस बात पर विमर्श होना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी वालों को ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और बीएलए से उसकी रिपोर्ट लेके सरकार और आयोग पर इस पर मंथन करना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नवेद सिकोह ने बहुत अच्छी तरीके से अंत में इस पूरी व्यवस्था को, समस्या को रखा है। और सही बात है कि झुग्गी झोपड़ियाँ हमारे देश के सम्मानित नागरिक रहते हैं, जो गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, एक रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, उनके लिए कोई बड़े बड़े महल या कोठियाँ नहीं होती, वो झुग्गी में ही अपना आसरा लेते हैं। तो झुग्गी वालों को हिकारत की नज़र से मत देखिए, संदिग्ध नज़रों से मत देखिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।